हमारे साथी अब चल जा रहे हैं लक्ष्मी आश्रम विजिट के लिए। तो बारिश भी हो रही है। पवन भाई हमारे साथ हैं। पवन भाई कैसा लग रहा है आपको शिविर में? बहुत ही अच्छा लग रहा है शिविर में। तो कुछ बताइए आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको? सर मैं मूलतः गोपेश्वर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और उससे आगे थोड़ा मेरा गांव पड़ता है सेंजी करके जी, जो बद्रीनाथ रोड पे पड़ता है। और अभी मुझे यहाँ पे 2 दिन हो गया है। अच्छा। और यहाँ पे जो अन्य बाहर से लोग आए हुए हैं उनसे मिलना, उनसे बातें करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो वातावरण है कौशानी का, उस पर मुझे बहुत ही आनंद और प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ की ये लक्ष्मी कौसानी अनासक्ति आश्रम के बारे में आपने पहले सुना था कभी? नहीं सर, पहले नहीं सुना था, लेकिन कुछ सुना था, लेकिन इतनी जानकारी नहीं जब यहाँ के हो गई थोड़ी सी। और यहाँ पे गांधी जी जो हमारे बहुत प्रेरणा स्रोत उन्हें मानते हैं, तो वो 14 दिन यहाँ पे रहे। और अन्य जिनका गांधी जी को तो सब लोग जानते हैं, यहाँ पर गांधी जी आए थे बोल के। और उनके अलावा यहाँ पर एक हमारे जो हिंदी के साहित्यकार रहे हैं और जो हिंदी लेखन में सबसे अच्छा योगदान दिया है, जिनको आज हम पूरे उत्तराखंड का पूरे भारत में उनको जाना जाता है, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली तो कर्मस्थली रही है। उन्होंने भी हमको हमारे जो हिंदी भाषा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, इसलिए हम इस भूमि को और बेहतर तरीके से जानते हैं। कौसानी को नाम भी बता दीजिए। सुमित्रा, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं मूलतः चमोली जिले का हूँ। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जो क्षेत्र आज हमारे पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जानते हैं। सलूट डुंगरा गांव है मेरा, जहाँ का मेला रम्माण मेला एक विश्व प्रसिद्ध है। और आप लोग सब लोगों को कहना चाहूंगा मैं कि आप लोग जरूर आइएगा एक बार अप्रैल माह में और रम्माण मेला का उत्सव देखने, और उसके अपने देखने का नजरिया देखिए कैसा लगता है आपको। बहुत बढ़िया, धन्यवाद नरेंद्र भाई, आपने काफी अच्छी जानकारी बताई। तो देखिए पूरा जोश है अभी हमारे साथियों में, और ये जा रहे हैं विजिट के लिए। तो वापस आएंगे तो ये अपने अनुभव से आपको रूबरू कराएंगे। एक ऐसी जगह में आए हैं आज जो कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है आपकी, आज हमारी आज़ादी के 1947 से भी पहले इस संस्था की शुरुआत हुई थी। ये तो हम बैठे हैं जहाँ, ये तो बाद में बनी है थोड़ा, और 1950 या 55 के समय में। लेकिन जो इसकी शुरुआत है, अभी हम वहाँ जाएंगे, उसको हम आदि निवास कहते हैं, तो वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर हमारी दीदी हैं, राधा बहन भट्ट करके। तो आप वैसे तो नहीं, पर आपके बहुत सारे फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को तो कई बार दीदी ने संबोधित किया है, ऑनलाइन भी हुआ, प्रत्यक्ष भी और ऑनलाइन भी। तो हमारी संस्था जो है उत्तराखंड के लिए एक तरह से मातृ संस्था के रूप में है। और इसका मोटा इतिहास अगर बताएं तो 1946 से लेके 1970 तक ये एक ऐसा विद्यालय या शिक्षण संस्थान रहा है जहाँ की पढ़ाई लिखाई थोड़ा नई तालीम के आधार पर रही है, शुद्ध नई तालीम की से आधारित रही है। तो उस समय पर यहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई में मतलब कोई परीक्षा या कोई सर्टिफिकेट ऐसा ही नहीं था, लेकिन वो पूरा एक व्यक्ति तैयार होता था, यहाँ पर एक व्यक्तित्व तैयार होता था। और वैसे तो लड़कियां ही थी सभी, और सरला बहन जो थी वो तो 1932 में भारत आई थी। और शायद थोड़ा बहुत आपने हमारा संग्रहालय देखा अभी तक? थोड़ा देरी अभी बात की थी हमने, हाँ। सरला बहन के आने की कहानी की, लेकिन उसके डिटेल में जाएंगे। हाँ। वो तो एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं सोच रही थी कि अगर आप लोगों की तरफ से पूछा जाए तो वो ज़्यादा, आपकी ज़रूरत क्या है यहाँ, सवाल जवाब की फॉर्मेट, मतलब आपकी ज़रूरत क्या है यहाँ आने की या देखने की, ये भी एक इससे एक शुरुआत हो सकती है, ये भी एक है। और बाकी तो फिर ऐसे ही करेंगे, ऐसा तो आप बैठ जाइए, हाँ, तो आराम से बात करते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, है ना। जैसा कि हम कह रहे थे, हमें युवाओं को खोजी होना चाहिए, देखने वाला होना चाहिए, घूमने वाला होना चाहिए।
और उत्तराखंड में ऐसा बहुत कुछ है जिसको हमें जानना चाहिए। हम लक्ष्मी आश्रम में तो साक्षात हैं, अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि आश्रम क्या है, क्यों है, इसका क्या भूमिका रही है। तो और भी उत्तराखंड के आयाम हैं, उस और भी ये प्रस्थान बिंदु बनेगा। महात्मा गांधी के कहने पर ही महादेवी वर्मा भी आई थी उत्तराखंड, उनका भी घर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे, उनका भी घर है। हिंदी के एक बड़े कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय भी जिनको कहते हैं, उन्होंने भी अपना घर बनाया। यशपाल एक क्रांतिकारी थे, वो यहाँ काफ़ी रहे नैनीताल में। राहुल सांकृत्यायन बहुत समय रहे, देश विदेश घूमते थे, लिखने के लिए उत्तराखंड आ जाते थे। मसूरी में उनका घर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खोजनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उससे पहले शंकराचार्य तो आते रहे और दूसरे धर्मों के नेता भी आते रहे, जैसे नानक भी आए, गुरु गोविंद सिंह भी आए। तो एक बहुत बड़ा परिघटना 1946 में कहें या उससे थोड़ी पहले 1929 में कहें, जब गांधी आए तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, भारत देश से जुड़े, और हमें लगा देश जिसके लिए लड़ रहा है वो हमारी भी लड़ाई है। तो उसी क्रम में जब सरला बहन आई तो कंस्ट्रक्टिव वे में उन्होंने ये शुरू किया, क्योंकि देश आज़ाद होने वाला था, ये तय हो गया था। तो आज़ादी के बाद क्या करेंगे? क्या कैथरीन वापस लंदन जाएंगी जिन्होंने देश के इतने साल सेवा की, या वो इसी देश की सेवा करेंगी जिस व्यक्ति ने, गांधी ने उन्हें प्रेरित किया, उसी की शिक्षा को वो आगे बढ़ाएंगी। तो कस्तूरबा गांधी के नाम से ये संस्था बनी, महिला उत्थान मंडल, इसका पूरा रजिस्टर्ड नाम है जी। तो और जानते हैं विस्तार में, क्योंकि एक बहुत पुराना संस्थान हो गया है। ये कहना तो कठिन है, क्योंकि जिस समय जो बचपन का समय था, उस समय में क्योंकि समझ नहीं थी, तो इसलिए दृष्टि भी ऐसी नहीं थी देखने की। तो क्योंकि बचपन तो बचपन ही होता है ना। लेकिन फिर भी आज और उस समय में तो बहुत बड़ा फर्क था ना। गांव भी मतलब जो उस समय के गांव थे, जो उस समय के गांव समाज की व्यवस्थाएं थी, वो जो सामूहिकता थी, एक अपनत्व था, है ना, वो तो हम मतलब अगर हम सब गांव से आते हैं तो और हमारा जो भी आपका भी बचपन रहा होगा, तो उसमें थोड़ा तो आपको भी महसूस हुआ ही होगा। तो उस समय में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव था। ये तो था, समाज मतलब जिम्मेदार था परस्पर, है ना। और इतना ही नहीं, परस्पर जिम्मेदारी इसलिए थी क्योंकि बाकी चीज़ें लुभाने वाली इतनी नहीं थी जो आज है। तो आज तो ये स्थिति हो गई कि हम अपने को भूल के अपनी शक्तियों को की पहचान तो हमारी आजकल ख़त्म हो रही है। मतलब हम जैसे ही पैदा हो रहे हैं तो किसी और की ताकत से हम जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, किसी और की ताकत से या किसी और के निर्णय से या किसी और की बने बनाए खांचे से, उसमें कहीं तो हम फिट हो रहे हैं और कहीं हमको ज़बरदस्ती फिट कराया जा रहा है ना। बहुत ज़्यादा जो एक अपना सोच होता है, अपनी एक शक्ति होती है कि मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, तो ये इसकी जो समझ है, इसकी जो ताकत है, वो काफ़ी घट रही है धीरे धीरे करके ना अभी। तो हमारे समय में कम चीज़ें थी, कम संभावनाएं थी, और हमारा दिमाग जो था उन संभावनाओं में ही अपने जीवन के निर्माण को खोजता था, है ना। और अभी और वो कुछ अपनी बनाई, गाँव में जो थी अपनी बनाई व्यवस्थाएं थी, तो उन्हीं में कैसे हम आगे अपने लिए रास्ता देखते हैं, ये इसकी संभावना। ज़रूरतें भी सीमित थी और मानसिक रूप से इतना विकास नहीं हुआ था। तो मतलब नीड और ग्रीड, इन दोनों का फ़र्क भले ही नहीं समझते थे, लेकिन बिना फ़र्क समझे ही ज़िंदगी ज़रूरतों के आधार पर जी जा रही थी, लालच के आधार पर नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ में भी बड़ा संतोष होता था। मतलब खाने पीने में भी सामान्य खाना मिले और पेट भर मिले तो
तो वही अपने को संतोष देता था। और जो अतिरिक्त चीज़ें खाई जाती हैं उसमें भी थोड़ा भी मिले, एक पीस आम का अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा संतोष था, आधा केला मिल जाए तो बहुत बड़ा संतोष था। लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं सोचते थे। तो जैसे कि भास्कर जी ने कहा, तो बचपन को अगर याद करें तो एक मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है अपने अपने परिवारों की, घरों की, तो आम तौर पर जीवन खुशहाल था, मैं ये कह सकती हूँ, है ना। मिनिमलिस्ट आंदोलन कि कैसे, जिसको हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, क्या दिया था ना, दूसरा क्या दिया था, सादा जीवन। अरे हाँ। तो वही चीज़ काफ़ी रिवाइव कर रही है। लोग न्यूनतम अपनी जो गुड्स हैं, जो कंज्यूमर आइटम हैं, उनके साथ में जीने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर ये मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा आदिवासी लोगों की ओर देखें, जैसे हम हुंजा घाटी के लोगों को देखें, जो भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर में एक वैली है, हुंजा पीपल कहते हैं उनको, हुंजा लोग। तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ आज तक रिपोर्ट नहीं हुई है और अमेरिकन मेडिकल साइंस उस पर काफ़ी रिसर्च अभी कर रहा है। तो ऐसे ही मैक्सिको के पास में एक ट्राइब है, आमिस ट्राइब है, तो वो भी एक सरप्राइज़ है। उनको अमेरिकी लोग काफ़ी कोशिश कर चुके हैं शहर में लाने की, एडुकेट करने की, लेकिन उनको वो लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। उन्हें गांव पसंद है, सामूहिकता पसंद है, सामूहिक रूप से काम करना पसंद है। सब लोग मिलके आज भी घर बनाते हैं और ये वेजिटेरियन भी हैं ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो प्रकृति से मिला है उसी से काम चला रहे हैं। तो थोड़ा मैं वहीं आ रहा हूँ, या जैसे मैं थोड़ा आपकी बात से कनेक्ट कर रहा था कि डाक तार विभाग बनना, पोस्ट ऑफिस बनना, ये बहुत बड़ी घटना थी मानव इतिहास में और इसको बड़ी परिघटना माना जाता था। इसको आधुनिकता का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता था। आज हम सबके घर में 5-5, 6-6 मोबाइल हैं और उनमें बहुत सारा डाटा हम डाल रहे हैं। तो वो जो दीदी कह रही हैं कि जीवन कैसा था, तो हम आज के जीवन से और आज की खुशी से उस समय की खुशी की तुलना ज़रूर करें। तो चनौदा में एक आश्रम बना था अनासक्ति से भी पहले और ये वाले आश्रम से भी पहले। तो चनौदा गांधी आश्रम जो आपके घर के पास रहा होगा, तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि क्या उससे आपका कोई कनेक्शन बना। पता नहीं कब शुरू हुआ, लेकिन बहुत पहले वो शुरू हो गया था। क्योंकि पहाड़ के लिए, पहाड़ में तो ज़्यादातर हमारे ऊनी सामान तैयार होता है ना। जैसे मैदानी भागों में कपास होती है तो सूती कपड़ा तैयार होता है। ये उस समय की बात है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए। और शायद आप तो सब लोग मतलब पढ़े लिखे युवा हैं, तो सबको ये तो पता ही होगा गांधी जी का जो 21 साल थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे। और वास्तव में वो सारी शक्ति दक्षिण अफ्रीका में ही विकसित हुई थी, जो अहिंसा की थी या जो सत्याग्रह की थी, और उसको एक सामूहिक हथियार के रूप मिलना वो भी दक्षिण अफ्रीका था। और दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए, एक तरह से वहाँ वो काफ़ी मतलब पूरी तरह बन के आए। उसके बाद जब भारत आए तो उनका 1 साल तक घूमे पूरे भारत में और देखा। तो उसके बाद उनको लगा कि क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो तो काफ़ी ख़त्म हुई हैं, तो जब तक हम अपनी व्यवस्थाओं को खड़ा नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी चीज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब हम मतलब चाहते हैं कि अंग्रेज जाएं और हम ये भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों, लेकिन स्वतंत्रता केवल राजनीतिक हस्तांतरण तो नहीं है ना। पूरा जीवन हमारा स्वतंत्र हो तो उसके लिए हमको जो उसके आयाम हैं उनको भी खड़ा करना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर पहले होना पड़ेगा, तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता दोनों एक दूसरे के दो सिक्के जैसे हैं, दो पहले एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, है ना।
तो इसीलिए उस समय में जब 1921 में विदेशी कपड़ों की होली जली, तो दूसरी ओर से रचनात्मक काम ये हुआ कि अपनी खादी तैयार हो रही थी। तो गांधी जी ने कहीं से भी चरखा ढूंढ लिया था वापस आके, ये तो सब चीजें खत्म कर दी गई थी ना, कि वो चीजें हम खड़ी कर ही नहीं सकते थे। पर गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि हमको अपनी ताकत बराबर में अपनी ताकत भी खड़ी करनी पड़ेगी, मतलब संघर्ष भी है, रचना भी होनी पड़ेगी ना। बिना रचना के संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। आप पूरी चीज को ढहा देंगे और कुछ भी नहीं है, आप एक मकान को ढहा देंगे अच्छी नहीं है तो आप रहेंगे कहाँ? आपको दूसरा मकान भी तैयार करना होगा, विकल्प तैयार करेंगे तब। एक सीधा कारण तो यही था कि जैसे मैंने बताया कि उस समय की आर्थिक स्थितियाँ अच्छी तो नहीं थी, पर हमारे परिवार की भी मतलब काफ़ी खराब स्थिति थी, आर्थिक स्थिति। मेरे पिताजी जो थे अच्छे थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे सब कुछ होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। तो पर मेरी माँ जो थी वो बहुत ही स्वावलंबी थी, बहुत ज़्यादा। और वो इतनी स्वावलंबी थी कि बाद के समय में जब खुद नहीं कर सकती थी अपना काम, तो मतलब मेरे साथ बाद में जब बहुत दिक्कत हो गई थी तो कुछ समय मेरे साथ यहाँ रही। तो कहती थी कि जो मैं खाना खा रही हूँ ना, ये भीख का खाना है, ये भीख मांगा हुआ खाना है। मैं तो समझी नहीं, वो एक बहुत बड़ा विचार था, बड़ा एक सरल शब्दों में, लेकिन उसके सिद्धांत की बात थी वो। तो मैंने कहा ये भीख कैसे हो गया, ये तो हम खरीद रहे हैं, जो हम खा रहे हैं खरीद के खा रहे हैं, इसका पैसा दे रहे हैं हम, ऐसे किसी से लेके तो नहीं खा रहे। उसने कहा नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं पैदा नहीं कर रही हूँ, इसलिए ये भीख है। तो इसमें मेरा स्वावलंबन कुछ नहीं है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है। तुम ला रहे हो, भले तुम पैसा दे रहे हो, पर तुम अनाज थोड़ी खुद तुमने पैदा की। तो बहुत मतलब आखिरी के शब्द ये थे। तो मुझे, जबकि वो मतलब काफ़ी एज की थी, तो मैं हंसी तब तो, पर मुझे बाद में समझ में आया, अब मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात थी सच बोलते। जिन सिद्धांतों ने उस पीढ़ी के लोगों को टिका रखा था और आज भी टिकाया है। मतलब मेरे परिवार में मेरी चाची हैं 92 साल की, ऐसी कुछ होंगी, वैसे उनकी कोई कमी नहीं है। उनका बेटा मतलब एडवोकेट है लंदन में और सब अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे झुक के भी खेत में जा रही हैं, कर रही हैं। और क्योंकि वो एक उनके जीने का वो एक स्वाभिमान था, मतलब उनके पास चीज़ें नहीं है ये नहीं था, लेकिन जो ये स्वाभिमानी विचार है वो ख़त्म हुआ है आज के दिन, वो बिल्कुल नहीं है आज। मतलब वो जितना नीचे उसको हम गिरा सकते हैं, उतने ज़्यादा हम अपने को विकसित महसूस कर रहे हैं ना। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि हमारा आत्मसम्मान रहना चाहिए। लेकिन मतलब जब हम ये करते हैं कि हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम BPL कार्ड बना के जा रहे हैं, तो हमारा सम्मान क्या रहा? जब अपने प्रति अपना सम्मान नहीं है, तो फिर दूसरे किसी और से अपेक्षा रखते हो कि वो मुझे सम्मान दे, वो मुझे इज्जत दे। ये तो एकदम झूठ है ना, परस्पर विरोधी बातें हैं। तो उस पीढ़ी के लोग ऐसे थे। पर खैर, तो परिवार, माँ की बात इसलिए आ रही कि मेरी माँ बहुत कर्मठ थी, करती थी और सब कुछ कर रही थी। हम सब, मेरी बहनें पढ़ भी रही थी, सब कुछ था। लेकिन पता नहीं एक समय ऐसा आया जब मेरी पढ़ने की स्थितियाँ थोड़ी घर से कमज़ोर हो गई थी। बाकी रिश्तेदार वगैरह सब थे, कोई कह रहा था यहाँ भेज दो, यहाँ पढ़ा देंगे। पर मेरे मन में ऐसा तब तक मैं मतलब बहुत नहीं जानती थी लक्ष्मी आश्रम को, लेकिन मेरी पिताजी के मन में लक्ष्मी आश्रम के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, क्योंकि वो बहुत रहे थे, देश बहुत घूमा था उन्होंने। तो जानते थे कि सरला बहन मतलब क्या, या राधा बहन ये ये क्या विचार है इनका, ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और यहाँ क्या लड़कियों को तैयार कर रहे हैं। वो यहाँ आते थे तो लड़कियों से बहुत प्रभावित रहते थे, कहते थे कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत कर्मठ होती हैं और एकदम मतलब बहुत ही डिसिप्लिन होती हैं, कर्मठ होती हैं और रिस्पेक्टफुल होती हैं ऐसी। तो पर फिर भी मेरे मन में तो कुछ, और उन्होंने भी नहीं कहा कभी कि तुम भी वहाँ जाओ ऐसा, और मेरे मन में भी था। लेकिन जब ऐसी ही रुकावट आई तो अब सहज ही मेरे मन में आया कि मुझे तो यहाँ जाना है। मैंने कहा रिश्तेदार के वहाँ नहीं जाना है, मुझे कौसा नहीं जाना है। तो उसके बाद में मेरे यहाँ थे कोई टीचर थे जिसके पास जिनके वहाँ रह के मेरी दीदी पढ़ रही थी किराए में। तो उन्होंने कहा आप यहाँ आओ, आपको मैं ये करूँगा। ना मैं किसी के घर पर नहीं रहूँगी, मैं तो मतलब मैं यहाँ जाऊँगी, जबकि मैं कभी आई नहीं थी नज़दीक रह के भी। तो फिर मैं यहाँ आई, जैसे मैं पहले दिन ही आई तो मुझे ये हर चीज़ ने प्रभावित किया। यहाँ के पत्थर ने भी मुझे प्रभावित किया, यहाँ की छत ने मुझे प्रभावित किया, यहाँ की लकड़ी ने मुझे प्रभावित किया। और खैर लोग तो थे ही थे, लोग तो सब मेरे लिए बहुत प्रेरक थे। वो सब, कोई छोटा हो कि बड़ा हो, मैं एक दूसरा ही जीवन उनमें देखने लगी कि एक अलग दुनिया थी मेरे लिए। और वो दुनिया मुझे अच्छी लगी।
उसमें रह के मेरा क्या होना है क्या जाना है ये तो मैं बहुत नहीं समझती थी उस समय में। पर मुझे इतना था कि हाँ मेरी जो ये शिक्षा है ये आगे बढ़ेगी। और मुझे यहाँ हर चीज़ इतनी पसंद आ गई थी, कोई भी चीज़ मुझे बुरी नहीं लगी थी। उसके बाद से तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई 6ठी क्लास से शुरू हो गई थी यहाँ पर और होती रही। उसके बाद चलते रहे। फिर बाद में पहले तो एक स्वप्न था जब घर में थी कि हाँ थोड़ी 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ लूँगी। तो वो ज़माना ऐसा था ना, अब अगर आपने 8 9 भी पढ़ लिया तो कुछ ना कुछ दिमाग में था कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ काम मिल जाएगा, कुछ कर लेंगे और कुछ स्वावलंबी बन के जी लेंगे। लेकिन ये आम जिंदगी में जाना है ऐसा तो मेरे मन में विचार नहीं आया था। तो फिर होते होते लेकिन यहाँ पढ़ भी लिया, सब कुछ लिया, काम भी शुरू कर दिया, अच्छा लगने लगा और लगा कि जो कर रहे हैं वो ठीक ही है। तो होते होते बस जीवन मतलब बहुत बड़ी कहानी जैसी भी नहीं है, कुछ नहीं था। और महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई तालीम की तरह से देखना और भी यूनिक इसको बनाता है। तो आप तो शुरू से जो आपके साथ हुआ और आपने जो बाकी बच्चों के साथ किया, तो उसमें क्या है नई तालीम, उसको कैसे समझें? मतलब ये समूह थोड़ा असल में ये है कि नई तालीम की बात करने का अधिकार तो बड़ी दीदी है राधा बहन जी के पास है, वो मेरे पास नहीं। वो अधिकार मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि जब सरला बहन जी ने यहाँ शुरू किया था मतलब 1946 में संस्था रजिस्टर्ड हो गई थी, वैसे तो 45 में ही। तो इसकी सारी प्रक्रियाएं जो थी वो 45 से शुरू होगी और 46 में तो ये अस्तित्व में आ गई थी। और उसके बाद आज़ादी के बाद फिर जो यहाँ के हमारी इस खास करके इस एरिया के गरुड़ से लेके सोमेश्वर की जो एरिया थी, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबका ये मन, क्योंकि तब तक उनने सरला बहन जी को पहचान लिया था, जान लिया था और उनके विचार को से वो आत्मसात हो गए थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि उनको अपनी लड़कियों को पढ़ाने की इच्छा थी। वो उतने मतलब आज से 75-76 साल पहले की बात है जब कि बालिकाओं को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा ये तो नहीं था, बहुत विश्वास उनके पढ़ाई लिखाई में तो लोगों को नहीं था और कोई एक सामाजिक सोच भी नहीं थी उस तरह की। हालांकि बहुत कुछ लड़कियां पढ़ भी रही थी, पर आम तौर पर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का कोई खास लोगों के मन में विश्वास या श्रद्धा रही हो ऐसी तो नहीं थी। तो बहन जी से कहा गया था कि आप हमारी लड़कियों के लिए विद्यालय चलाइए। यद्यपि बहन जी जो थी सरला बहन जी गांधी जी की नई तालीम का जो केंद्र है सेवाग्राम में, और उस समय जिसने पूरे देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का नई तालीम के आधार पर एक पूरा स्वरूप तैयार किया था और वहाँ पर चलाया था, ट्रेनिंग सेंटर थे वहाँ पर, नई तालीम के विद्यालय थे, शिक्षक तैयार हो रहे थे, बहुत बड़ा काम हो रहा था वहाँ पर। और सरला बहन 3 साल लगभग वहाँ पर रही थी। तो उनको काफ़ी अनुभव होने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं मैं तो एक वो नहीं हो सकती हूँ, इसके लिए आधिकारिक व्यक्ति नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मैं शिक्षिका थोड़ी हूँ मूल रूप से, ऐसा उन्होंने बोला। तो लेकिन फिर उनसे बहुत जिद की तो उन्होंने कहा तो ठीक है, या तो एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैं लड़कियों को रखूँ, उनकी मैं सब कुछ मतलब परवरिश करूँ, उनको मैं विचार दूँ, पर वो पढ़ने के लिए पास के स्कूल में जा सकती है। लेकिन बाद में फिर ऐसा नहीं हुआ और सचमुच में बहन जी तो को लगा कि ये करके भी क्या करना है, जो मुझे पूरी तरह से जो मैं समझी हूँ नई तालीम को उसके आधार पर यहाँ की बच्चियों के लिए काम करना चाहिए। तो इसलिए 5-6 लोगों के साथ 5-6 लड़कियाँ जो फ्रीडम फाइटर्स की कोई भतीजी बेटियाँ ऐसी थी, वो यहाँ पर यहाँ आई और बहन जी के साथ रहने लगी। तो बहन जी ने एक छोटा सा औषधालय भी रखा था, पुस्तकालय रखा था, 1-2 गायें रखी थी और एक छोटी सी गृहस्थी जैसी की कल्पना कर लीजिए आप। ऐसे उन्होंने यहाँ जमा लिया था और उसमें वो लड़कियाँ थी और वो लड़कियों से कहा था कि पाठी मत लाना, कलम मत लाना, मतलब ये तो खैर जो यहाँ की महिलाएं बाद में आई कि क्या लाएंगे हम यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा रस्सी ले आना, अपनी दराती ले आना, है ना, क्योंकि रस्सी दराती
उनके महिलाओं के जीवन के सबसे बड़े साधन थे। तो उन्होंने कहा कि आपके साधन मतलब आपके साधनों को ही हम आपकी शिक्षा के का जरिया बनाएंगे, उनको अलग फेंक के आप यहाँ आओ अपनी पार्टी वार्टी लेके, वो नहीं करना है कि नहीं। आप जिस जीवन को जी रहे हैं वही जीवन आपकी शिक्षा का माध्यम बनना है, माध्यम बन जाएगा। तो उनको बड़ी महिलाओं को बड़ी हंसी भी आई है, खींच जैसी आई है, अरे बहन जी क्या नया काम कर रही है, रस्सी दराती तो रोज़ की बात है, कोई नई बात तो थी नहीं, है ना। तो लेकिन नई बात थी, वो एक क्रांति थी। आप रस्सी दराती को केवल काटने या बोझ ले जाने का तक ही देख रहे थे, पर सरला बहन जी उससे एक महिला में संपूर्ण शक्ति जगाने का साधन उनको देख रही थी कि या बोल रही थी या गा रही थी या नारे लगा रही थी या कहीं कहीं कुछ प्रवचन नहीं मतलब कुछ बातचीत कर रही थी। तो उससे ये झलकता था कि इनमें आम लड़कियों से तो बहुत आगे की समझ है, और मतलब खाली किताबी समझ तो कुछ नहीं है इनमें, लेकिन जीवन जीने की समझ है, परिस्थितियों की समझ है। तो इसलिए यहाँ संख्या बढ़ती चलेगी भी। गढ़वाल से भी, टिहरी गढ़वाल से विमला दीदी, सुंदरलाल बहुगुणा जी की जो मिसेज हैं, उनकी चारों बहनें यहाँ आ गई। वो तो एक वैसा परिवार था उस समय का, इतना आगे बढ़ा हुआ, लेकिन बहनों के लिए पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी, तो वो लोग भी आए। तो ऐसे मतलब बहुत सारे इलाहाबाद गए, हाँ इधर आ गए। तो बढ़ते बढ़ते ये आगे बढ़ता चला गया, है ना। तो ये 1970 तक इस पद्धति से ये 1970 तक चला, जब तक कि सरला बहन जी खुद में 20 साल तक इसका संचालन कर रही थी, क्योंकि बहन जी इसके साथ और कुछ समझौता नहीं कर सकती थी। जिस रूप में ये चल रहा था उसी रूप में चला सकती थी। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, दीदी हमको बताती हैं, शायद वो खुद भी अपने से भी बता सकती हैं, कि बाद के समय में 70 के दशक में हमारी कुछ लड़कियों के सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए कि अगर परिवार में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि एक नौजवान लड़की, शादीशुदा लड़की का वैवाहिक जीवन खराब हो गया, मतलब उसके पति एक्सपायर हो गए, तो अब वो जानती तो सब कुछ थी, सब कुछ उसका पढ़ना लिखना सब कुछ आता था, बहुत समझ थी, पर क्योंकि पढ़ने लिखने की समझ मौखिक रूप से तो नहीं बताई जा सकती थी किसी नौकरी को पाने के लिए, इसलिए कागज़ तो दिखाना ही था, है ना, तो डिग्री तो दिखानी पड़ी थी। तो तब उसने कहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, हालांकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर डिग्री तो नहीं है। तब जाके एक बहुत बड़ा समझौता उस साल में यहाँ किया गया, 73 में। तो दीदी बताती है कि ठीक है, हम लोग इस स्वरूप को रखेंगे, नई तालीम के आधार पर जो जीवन शैली है लक्ष्मी आश्रम की वो रहेगी, उसको हम बहुत मतलब बदलेंगे नहीं, पर हाँ लड़कियाँ जो सामान्य पढ़ाई लिखाई के बाद डिग्रियाँ, एक सर्टिफिकेट 10वीं का 12वीं का ये या 8वीं, उस समय तो 8वीं भी बहुत 8वीं पास को भी बहुत मान्यता मिलती थी, तो ये हम दे देंगे। तो उस समय ये किया गया कि 2-2.5 घंटे की पढ़ाई रखी गई, और बाकी समय जो भी हमारा और जीवन है, मौसाला, कृषि, बागवानी, कटाई, बिनाई या गांव का बाकी काम, गांव में औषधालय चलाना, क्योंकि उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं थे, तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक हॉस्पिटल आश्रम की तरफ से चलते थे। ये सब होता रहेगा, पदयात्राएँ भी होंगी, बहनें बाहर भी जाएंगी, जहाँ जो चलेगा, देश भर में आंदोलन चलेंगे कि सेमिनार चलेंगे, सब में जाएंगे। इस पढ़ाई से वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और लेकिन साथ साथ में साल भर में अपनी परीक्षा की पूरी अच्छी तैयारी करके परीक्षा भी दे देंगे, उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो उस 73 में ये हुआ था, और मैं तो यहाँ पर 82 में आई थी, तो तब तक इसका एक स्वरूप ऐसा बन चुका था कि हम पढ़ाई करा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे बच्चों को। उस समय तक 10वीं तक का था, पहली क्लास से 10वीं तक, और एक अच्छी बात थी कि सभी परीक्षाएं प्राइवेट होती थी, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहाँ ठीक से पढ़ाते थे, मतलब हम सब ठीक से पढ़ गए और आज तो पढ़ा रहे हैं। तो 2.5 घंटे में हमारा पूरा एक बहुत अच्छी तैयारी होगी, और हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते थे, और साथ साथ में बच्चे धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें सीख रहे थे।